हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जीएसटी के अंदर का टाइम ऑफ सप्लाई। आज हम इस टॉपिक को समझेंगे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई को भी समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सप्लाई क्या होता है। हालांकि सप्लाई एक बहुत ही डिटेल में टॉपिक है, पर हम स्टार्टिंग में बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे सप्लाई का मीनिंग क्या होता है जीएसटी के अंदर। उसके बाद हमें समझ में आएगा कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है। और टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर काफ़ी चीज़ें आती है, तो ये पहला पार्ट है जिसमें हम समझने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का क्या होता है। ठीक है, सर्विस का अलग होता है, अलग अलग चीज़ों का होता है। तो अभी हम समझेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का क्या होता है। पहले हम समझते हैं सप्लाई क्या होता है, उसके हम बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई की। चलिए, तो अगर हम बात करें सबसे पहले सप्लाई की, सप्लाई क्या होता है। सप्लाई को डिफाइन कर रखा है हमारा जीएसटी के अंदर सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में डिफाइन कर रखा है कि सप्लाई क्या होती है। सप्लाई एक बेसिकली टैक्सेबल इवेंट होता है जीएसटी के अंदर। मतलब टैक्सेबल इवेंट का मतलब कि अगर सप्लाई होगी तो ही टैक्स लगेगा। ठीक है ना, बिना सप्लाई के कोई टैक्स नहीं लग सकता आपके ऊपर। तो सप्लाई क्या होता है। सप्लाई बेसिकली सुनने में लग रहा है कि कोई गुड्स को ट्रांसफ़र करना किसी और पे, दैट मीन सप्लाई, बट ऐसा नहीं है। ऐसे और भी चीज़ें होती है, बिकॉज हम यहाँ पर जीएसटी है तो जीएसटी में गुड्स भी आता है, सर्विस भी आती है। तो सप्लाई में सबसे पहले क्या आता है, ये सब चीज़ आती है सेल, यानी कि जब हम कुछ भी बेचेंगे दैट मीन्स सप्लाई। मतलब कुछ भी हमने बेचा है, कोई कार आपने बेची, बेचने में और सप्लाई में क्या फ़र्क होता है। एक तो कि सेल में क्या होता है कि आपकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है सामने वाले पे। अगर आपने कोई कार खरीदी है तो इसका मतलब आप उसके मालिक बन गए हो। बट कभी कभार ट्रांसफ़र भी होता है कुछ चीज़ें, सिर्फ आपको कार ट्रांसफ़र कर दी और पैसे भी ले लिए, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करी, आपने सिर्फ कार ट्रांसफ़र कर दिया आपको, तो वो उसको भी सप्लाई के अंदर गिना जाएगा। सिर्फ जरूरी नहीं कि सेल हो रही है तो ही गिना जाएगा सप्लाई के अंदर। अगर कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है विदाउट ओनरशिप, उसको भी सप्लाई के अंदर गिना जाएगा। बार्टर भी हो सकता है, मतलब गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज कर देना। और ऐसे ही एक्सचेंज में कुछ भी हो सकता है। बार्टर में तो चलो गुड्स के बदले में गुड्स, यानी कि एक्सचेंज में तो अगर खाली एक्सचेंज है कि इसका मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है। गुड्स हो सकती है, सर्विस एक्सचेंज हो सकती है, कोई भी चीज़ एक्सचेंज हो रही है तो एक्सचेंज के अंदर गिना जाएगा। लाइसेंस, किसी को लाइसेंस दे रहे हैं हम, तो वहाँ से जो हमें इनकम आ रही है उसके ऊपर टैक्स, मतलब लाइसेंस की जो भी हम फीस ले रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा क्योंकि वो सप्लाई के अंदर आ रहा है। रेंटल, आपने कोई रेंट किसी से ले रहे हो तो वो भी सप्लाई के अंदर गिना जाता है, वहाँ पर भी आपको टैक्स लगाना पड़ता है। ऐसे ही लीज़, कोई आपने लीज़ पे दे दिया कोई चीज़, ठीक है, वहाँ भी टैक्स लगाना पड़ेगा। डिस्पोजल हो सकता है, किसी चीज़ को आपने डिस्पोज कर दिया, कोई एसेट को आपने डिस्पोज कर दिया, या कोई वेस्ट मटेरियल था आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसको आपने डिस्पोज कर दिया, मतलब आपने बेच दिया। ठीक है, लेकिन कभी कभार डिस्पोजल में क्या होता है कि विदाउट ओनरशिप भी हो सकता है वो, या फिर क्या होता है कंसिडरेशन के बिना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, सप्लाई के अंदर आती है। सप्लाई में एक चीज़ और है कि कोई भी चीज़ को आपने टैक्सेबल इवेंट तभी होगा वो सप्लाई वाला जब ये दो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। पहला है कंसिडरेशन, मतलब सप्लाई तो होना चाहिए बट साथ में कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। मतलब कोई चीज़ एक्सचेंज तो आप कर रहे हो, साथ में कुछ मनी में एक्सचेंज होना चाहिए, या फिर कोई काइंड में कोई चीज़ एक्सचेंज होनी चाहिए, फ्री में नहीं होना चाहिए। आपने किसी को गिफ्ट कर दी कार, दैट मीन्स नॉट सप्लाई, वो सप्लाई नहीं है, वो सिर्फ आपने गिफ्ट है। फ्री में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। अब वो मनी में भी हो सकता है, काइंड में हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं हमें। समझ आ रही बात। तो कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है सप्लाई के अंदर, बट डिस्पोजल में ऐसा कभी होता नहीं है। अभी मैं आपको बताऊँगा कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है, एक्सेप्शन भी है। देखो, हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है, तो कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर कंसिडरेशन नहीं भी होती तो भी सप्लाई होता है, बट वो हम बहुत ही डिटेल का टॉपिक है, अभी हम उसका बात नहीं करेंगे, बट हम जनरल केस में बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होती है, इन द कोर्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस। बट मतलब कि वो बिजनेस से रिलेटेड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सप्लाई आप कर रहे हो, आपने सपोज करो आपका घर था, आपके ऊपर कमरा खाली था, आपने किराए पे चढ़ा दिया, उसका मतलब ये नहीं कि आपने सप्लाई कर दी है। सप्लाई तभी मानी जाएगी जब वो बिजनेस रिलेटेड हो, आपका काम होना चाहिए वो करना। इन द कोर्स मतलब वो बिजनेस आपका होना चाहिए, वो
आपकी रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, इन द कोर्स होना चाहिए। जैसे कि आप फर्नीचर वाला है, फर्नीचर उसका फर्नीचर का काम है, तो वो फर्नीचर बेच रहा है, दैट मीन्स वो सप्लाई मानी जाएगी, उसके ऊपर टैक्स लगाएगा वो। ऐसा नहीं है कि आपका वो काम ही नहीं है और आप कुछ भी बेच रहे हो तो उसको सप्लाई मानने के, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फर्दरनेस ऑफ बिजनेस भी हो सकता है, मतलब कि आपने फर्नीचर खरीदने के लिए कोई आप पीछे वो आपने वुड खरीदी, तो वो वुड पे भी टैक्स लगेगा क्योंकि वो सप्लाई के अंदर गिना जा रहा है। ठीक है, सप्लाई के अंदर गिना जा रहा है। समझ आ रही बात? फर्दरनेस ऑफ बिजनेस होता है, बिजनेस रिलेटेड कुछ ना कुछ होना चाहिए। वो आपका काम से रिलेटेड कुछ भी, कोई भी आइटम एक्सचेंज सेल ये सब चीज़ें हो रही है तो वो सप्लाई के अंदर आएगा। एक्सेप्शन कुछ हो सकती है कि कभी कभार क्या होता है कि ये कंडीशन फुलफिल है और ये ना भी है तो भी वो सप्लाई मानी जा सकती है। और कभी कभार क्या होता है कि कंसिडरेशन होनी चाहिए, ये हो या ना हो। उसका एग्जांपल क्या है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। कभी कभार जब हम सर्विस इंपोर्ट करते हैं बाहर से, सपोज करो आप इंडिया के रहने वाले हो, आपने यूएसए से कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ली, अब वो आपका कोई बिजनेस नहीं था, वो जो आपने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ली उसका कोई आपका बिजनेस से मतलब नहीं है, बट आपने वो ली, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, कोई बात नहीं, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त सप्लाई में दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, बट जनरल केस सिनेरियो में ऐसा होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाना तो आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन हमने अभी मतलब समझ लिया है, बेसिक मतलब कि सप्लाई क्या होती है। एक टैक्सेबल इवेंट है, ये सभी चीज़ों का कुछ भी हो सकती है। ये जो भी आप चीज़ अगर आप कर रहे हो, ठीक है, आपका बिजनेस रिलेटेड है, अब वो कुछ भी सेल ट्रांसफर कुछ भी कर रहे हो तो उसको सप्लाई माना जाएगा, वहां पर आपको टैक्स लगाना होगा। तो अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? मतलब सप्लाई तो हमने समझ लिया, सप्लाई का मतलब कुछ भी सेल ट्रांसफर बार्टर कुछ भी हो रहा है, आपने किसी को कोई भी चीज़ बेच रहे हो या भेज रहे हो, वो सप्लाई है। लेकिन सप्लाई क्योंकि एक टैक्सेबल इवेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक टैक्सेबल इवेंट है, मतलब सप्लाई होगी तो भी तो टैक्स लगाओगे ना सामने वाले पे आप। एक अगर आप एक सप्लायर हो, आप कोई सप्लाई कर रहे हो तभी तो टैक्स लगेगा, तो सप्लाई एक टैक्सेबल इवेंट है। बट गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आती है कि सप्लाई जो आपने की और उस पर जो टैक्स लगेगा वो तो बात ठीक है, आप लगाओगे टैक्स, बट टैक्सेबल इवेंट क्या होगा? मतलब टैक्स आपके ऊपर लायबिलिटी कब बनेगी टैक्स देने की गवर्नमेंट को, वो कैसे निकाला जाएगा? उसका टाइम क्या है? वो टाइम ऑफ सप्लाई आपको निकालना पड़ेगा। मतलब सप्लाई जो हुई उसका टाइम क्या था, यानी कि जो सप्लाई का मतलब टैक्सेबल इवेंट, वो टैक्सेबल इवेंट का टाइम क्या था, कब आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनी। क्योंकि सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई कि क्योंकि टैक्स ज़्यादातर किसको, जब हम यहाँ पर क्योंकि बात कर रहे हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, देखो दो मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है रिवर्स चार्ज, एक होता है फॉरवर्ड चार्ज। रिवर्स चार्ज का मतलब कि बायर को टैक्स देना पड़ता है, सामान आपने बेचा, आपको टैक्स नहीं देना, बायर को जमा कराना पड़ेगा टैक्स। फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है, आप पे ऊपर टैक्स लगा, आपको ही टैक्स देना पड़ेगा, बट आप वो बायर से लेके दोगे। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होता है टैक्स पे करना गवर्नमेंट को, और रिवर्स चार्ज में उल्टा होता है, बायर रिस्पॉन्सिबल होता है। बट हम यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज की बात कर रहे हैं कि सप्लायर के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कब लगेगा, टाइम ऑफ सप्लाई। एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एक फर्नीचर है, आपने फर्नीचर बेचा 30 अप्रैल को, बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने 30 अप्रैल को रिकॉर्ड कर दिया, बट उसके पीछे बहुत लंबी कहानी थी, अलग अलग डेट्स है। आपने 30 अप्रैल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड तो करा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको 30 अप्रैल को ही टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, ऐसा नहीं है, ये बात ध्यान समझना। सपोज आपने ट्रांसपोर्टेशन में तो 20 अप्रैल को चढ़ाया, जो आपने गुड्स गोडाउन से निकाल के ट्रांसपोर्टेशन में रखे वो 20 अप्रैल को रखे, डिलीवरी पहुंचे उसके ऊपर 25 अप्रैल को, पेमेंट उसने करी 29 अप्रैल को, और आपने इनवॉइस बनाया था 15 अप्रैल को। इनवॉइस क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो बनी हुई है। तो आपने पहले तो 15 अप्रैल को इनवॉइस बनाया, 20 अप्रैल को वो ट्रांसपोर्टर चढ़ाया आपने, 25 को पहुंचा उसके पास सामान, 29 को उसने आपको पेमेंट करी, 30 को आपने रिकॉर्ड करा, इसलिए आप कह रहे हो कि फर्नीचर मैंने 30 अप्रैल को बेचा। तो गवर्नमेंट के पास एक प्रॉब्लम है कि आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी कब लगानी है इन सभी डेट में से, यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या मैं 30 को लगाऊँ टैक्स की लायबिलिटी? नहीं, जरूरी थोड़ी है। 30 अप्रैल को लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि
पेमेंट आपको तो एक्चुअल में 29 को मिली थी ना, 30 को तो आपने रिकॉर्ड करा है, और उसके बाद डिलीवरी तो 25 को ही ना। तो ऐसे कई सारे डेट में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मान लोगे और ये डेट मानी जाएगी टैक्स टाइम ऑफ सप्लाई, ऐसा नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पूरा सेक्शन बना रखा है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, उसमें गुड्स के बता रखा है अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कि गुड्स की अगर आप ऐसे चीज़ें कर रहे हो, गुड्स की सप्लाई हो रही है, तो वहाँ पर आपको टाइम ऑफ सप्लाई कब निकालना है, आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी कब बनेगी। ये 4 डेट है। इन चारों डेट में से जोन सी भी पहले डेट आ जाएगी, पहले आ रही होगी, वही डेट को माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। इन चारों डेट में से जोन से भी पहले अर्लियर डेट होगी, उसी को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। पहली डेट, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। पहली डेट, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, मतलब सप्लायर ने इनवॉइस कब इशू किया था, क्योंकि इनवॉइस इशू तब करना पड़ता है जब आप कोई चीज़ को सप्लाई कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी सामने वाले पे, तो आपको वहीं पे इनवॉइस ट्रांसफ़र, इनवॉइस आपको इशू करना पड़ता है। जैसे इसने 15 अप्रैल को ही कर दिया था, तो एक तो वो डेट देखनी पड़ेगी, गवर्नमेंट कह रही है। दूसरा क्या है, कभी कभार उन्होंने इनवॉइस इशू नहीं करा, उसने सपोज कोई इनवॉइस ही इशू नहीं करा, भूल गया वो, तो गवर्नमेंट उससे क्या देखेगी, उस इनवॉइस इशू करने की ड्यू डेट क्या थी, कब उसको इनवॉइस इशू करना चाहिए था। अगर उसने इनवॉइस नहीं इशू करा है तो आपको गवर्नमेंट क्या देखेगी कि उसको इनवॉइस कब इशू करना चाहिए था। अंडर सेक्शन 31 में बता रखा है, उसका मैं छोटा सा आपको बताता हूँ कि अंडर सेक्शन 31 में ये बता रखा है। देखो ड्यू डेट कैसे निकाल जाती है इशू ऑफ इनवॉइस की। गुड्स के केस में बात कर रहे हैं कि अगर गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही है, मतलब जैसे कि मूवमेंट यहां पर हो रही थी कि गुड्स को पहले ट्रांसपोर्टर से भेजा गया, फिर डिलीवरी हो रही है, मतलब डिलीवरी हाथों हाथ नहीं हो रही, एकदम से डिलीवरी नहीं हो रही कि आपने गुड्स, जैसे कि दुकान पे हम अगर कोई सब दुकान में बेच रहे हैं कोई सामान, वहाँ तो हाथों हाथ डिलीवरी है ना, यहाँ पर आपने दुकान से निकाला सामान, हाथों हाथ दे दिया उसके हाथ में। लेकिन अगर ऐसे मूवमेंट हो रही है तो गवर्नमेंट कह रही है इनवॉइस आपको तब इशू करना है बिफोर और एट द टाइम ऑफ, सॉरी ये तो उसका हो गया, ये डिलीवरी वाला का हो गया, ये बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, कि जब आपके वहां से गुड्स निकला तब आपको इनवॉइस इशू करना चाहिए। ये ड्यू डेट में क्या रखा है कि उसके वहां से, जैसे ट्रांसपोर्टेशन पे उसने भेजा, रिमूवल हुआ, उसके वहां से रिमूवल हो गया ना, तो 20 अप्रैल को इसको इनवॉइस इशू करना चाहिए, बट इसने पहले ही कर दिया तो बढ़िया बात है। तो ऐसे ही अगर सीधा डिलीवरी हो रही है तो वहाँ पर क्या है इशू डेट, बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, या तो डिलीवरी से वो पहले करे या डिलीवरी के वक्त उसको करना चाहिए ड्यू डेट, उसकी वही है इनवॉइस इशू करने की। ध्यान रखना ये ड्यू डेट के अगर इस बाद इशू करता है वो इनवॉइस तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। इसीलिए तो ये 2 डेट दे रखी है कि आप या तो देख लो कि उसकी एक्चुअल डेट क्या है इनवॉइस की, या देख लो कि उसकी अगर एक्चुअल डेट नहीं पता या उन्होंने नहीं करा इनवॉइस इशू तो आप ड्यू डेट देख लो। कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि उसने अगर ड्यू डेट के बाद करा इनवॉइस तो उसको पेनल्टी लगेगी, ऐसा कहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये ड्यू डेट हमने समझ ली कि ये ड्यू डेट पे आप ये देख लो, जैसे कि इन्होंने तो पहले ही कर दिया, अगर पहले ना करता तो हमें ड्यू डेट देखनी पड़ती। जैसे अगर मूवमेंट हो रही है यहाँ पर तो रिमूवल कब हुआ, यानी कि उसने ट्रांसपोर्टेशन कब चढ़ाया, उसके वहाँ से रिमूवल हो गया, इसका मतलब उसने ट्रांसपोर्ट चढ़ा दिया, तो वो ड्यू डेट बनी जाएगी। अगर रिमूवल नहीं हो रहा है तो मतलब डिलीवरी के वक्त देखो, डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के वक्त वाली डेट ही ड्यू डेट मानी जाती है। तो ये देख ली डेट। दूसरा आपको देखना है सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए में बता रखा है। यहाँ पर क्या सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन बी, इसमें क्या बता रखा है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का मतलब भाई पेमेंट उसने कब करी, या तो ये डेट देखो, पेमेंट की डेट 2 हो सकती है। पहली, पेमेंट रिसीव्ड बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में कब आए पैसा, जैसे कि इसके यहाँ पर 29 अप्रैल को आया था, पेमेंट हुई, इसका मतलब पैसा आया, उसके बाद 29 अप्रैल को बैंक अकाउंट ट्रांसफर हुए। लेकिन दूसरी डेट भी हो सकती है, पेमेंट रिकॉर्डेड इन बैंक अकाउंट, सॉरी बुक्स ऑफ अकाउंट, कि भाई जैसे कि इन्हें 30 अप्रैल को रिकॉर्ड करा, तो ये पेमेंट की डेट देखो, पेमेंट की डेट दोनों देखो। ठीक है, ये दोनों डेट देखनी है हमने पेमेंट की, कब पेमेंट आपने एक्चुअल में आपने रिकॉर्ड करी या बुक्स ऑफ अकाउंट में कब आई और बैंक अकाउंट में कब आई। इन चारों डेट में से इशू डेट, ड्यू डेट और ये 2 डेट, इन चारों डेट में से जोन सी भी पहले डेट आ रही है उन्हीं को गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपका टाइम ऑफ सप्लाई उसी टाइम में मान लेंगे। भाई आप जो भी चीज़ पहले कर रहे हो, अगर आपने ड्यू डेट पे इनवॉइस इशू करा वो बहुत पहले आ रहा है,
तभी आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। मतलब गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपके ऊपर टैक्स तब लगाएंगे जब आप कुछ भी इनमें से पहले चीज कर दोगे, कोई भी, चाहे वो पेमेंट पहले हो रही है, ठीक है, चाहे इनवॉइस पहले इशू करा जा रहा है, कुछ भी आप पहले चीज कर रहे हो तो आपकी वही टैक्स की लायबिलिटी उसी समय में लग जाएगी। जैसे कि यहां पर इसने 15 अप्रैल को इनवॉइस इशू कर दिया, तो इन सभी डेट में से पहले डेट क्या आ रही है, 15 अप्रैल। 15 अप्रैल इन सबसे पहले आ रहा है, उसी समय इसका टाइम ऑफ सप्लाई लग जाएगा। मतलब इसी समय इसकी टैक्स की लायबिलिटी बन जाएगी। हाँ, पेमेंट उसकी कब करनी है वो अलग बात है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए पहले टैक्स की लायबिलिटी कब बनेगी इसके ऊपर। पेमेंट तो वो बाद में करेगा, जब रिटर्न फाइल करेगा, वो बात की बात है, लेकिन टैक्स की लायबिलिटी कब लगेगी पहले ये तो समझ में आए, तभी तो उसको बाद में समझ आएगा ना पेमेंट कब करनी है। तो टैक्स की लायबिलिटी उसकी 15 अप्रैल को ही गवर्नमेंट मान लेगी। तो जो भी पहले आ रहा है, गवर्नमेंट कह रही है जो भी आप पहले चीज कर रहे हो, कुछ भी आप चाहे ड्यू डेट पे आप इनवॉइस इशू कर रहे हो, वो पहले आ रहा है तो उसी समय मान लेंगे। कोई भी आप पहले चीज कर रहे हो, हमें नहीं मतलब, हमें मतलब है टैक्स, हमें मतलब है कि कोई भी आपने चीज पहले करी, हम मान लेंगे कि भाई आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बन गई है, आप आगे पेमेंट लो, कब लो हमें मतलब नहीं उससे, है ना। अब सोचोगे कि आप पेमेंट पहले होगी तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, तो पेमेंट अगर पहले होगी तो उसी समय टैक्स की लायबिलिटी बन जाएगी। बट जीएसटी के अंदर क्या होता है, सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो पेमेंट अगर पहले होगी, सपोज करो पेमेंट यहाँ पर उन्होंने एडवांस में कर दी, तो आप सोचोगे क्या टैक्स उसी समय लग जाएगा, सप्लाई तो उसने करी नहीं, है ना। तो पहले ऐसा सिस्टम था कि हाँ उसी समय लग जाएगा। सपोज करो यहाँ पर इनवॉइस नहीं, 15 अप्रैल को उसने पेमेंट कर दी और इनवॉइस आप बाद में इशू कर रहे हो, कायदे में देखा जाए तो टैक्स की लायबिलिटी उसको 15 अप्रैल को नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि सप्लाई तो हुई नहीं है ना। क्या पता वो आगे कैंसिल कर दे प्रोग्राम, सामान ना ले हमारे से, और सामान जब तक उसमें गए नहीं है तो टैक्स लगना ही नहीं चाहिए पहले फिर, क्योंकि सामान पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। बिना सामान दिए आप टैक्स कैसे लगा सकते हो उसके ऊपर। तो एडवांस पेमेंट में पहले टैक्स लगता था, बट गवर्नमेंट ने उसके बाद एक नोटिफिकेशन इशू किया। क्या नोटिफिकेशन था वो? नोटिफिकेशन था वो नंबर 66/2017। ये नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि अगर आप के यहाँ पर एडवांस पेमेंट हो रही है, अगर आप एडवांस पेमेंट ले रहे हो गुड्स की, ठीक है, अगर आप एडवांस पेमेंट ले रहे हो गुड्स है वो, तो भाई आपको क्या करना है, आपका टाइम ऑफ सप्लाई जो हमने अभी देखा सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में, तो आपका थोड़ा सा वहाँ पर एक चेंजेस हो जाएगा। उस समय आपका टाइम ऑफ सप्लाई में जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन बी है वो इनफेक्टिव कर दिया गया, आपका इनफेक्टिव कर दिया गया इस नोटिफिकेशन के थ्रू, कि जगह अगर जब भी आपकी एडवांस पेमेंट आप लोगे तो टाइम ऑफ सप्लाई में जब आपको देखा जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, तो उसमें सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन बी नहीं देखा जाएगा, उसकी डेट्स को कंसीडर नहीं करा जाएगा। कौन सा था ये सेक्शन? वो सेक्शन था ये वाला, कि पेमेंट की डेट्स नहीं देखी जाएगी उस समय। एडवांस पेमेंट हो रही है, इसका मतलब उस समय ये देखा जाएगा, मेन वहाँ पर इनवॉइस का मेन चक्कर होगा, क्योंकि जब इनवॉइस इशू करा जाता है वो तभी करा जाता है जब या तो उस पर डिलीवरी हो रही है या डिलीवरी के पहले, ठीक है, या फिर वो रिमूवल हो रहा है, मतलब सामान जा रहा है तब इनवॉइस इशू करा जाता है ना। या तो सामान उस पर पहुँच गया है या सामान जा रहा है, तो उस समय इनवॉइस इशू करना पड़ता है, क्योंकि सामान बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सामान दिए आप टैक्स उसके ऊपर नहीं लगा सकते, इसीलिए पहले लेकिन लगता था। जब ये नोटिफिकेशन आया तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई देखो ये फिर पेमेंट की डेट हटा दो, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपने अगर पेमेंट पहले कर दी तो आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी से मिलेगी। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा नहीं होगा कि पेमेंट आपने पहले करी हो चाहे, लेकिन उस समय ये पेमेंट्स वाली डेट नहीं देखी जाएगी टैक्स की लायबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए, आपकी देखी जाएगी इनवॉइस वाली। अगर आपने एडवांस पेमेंट कर दिया है, कहने का मतलब आपके ऊपर उस समय टैक्स नहीं दिया जाएगा, आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी उस समय नहीं बनेगी। वो तब बनेगी जब आप इनवॉइस इशू करोगे या उसकी ड्यू डेट क्या है, उस इन दोनों में से कोई भी पहले डेट आ रही है, उसी समय आपकी टाइम ऑफ सप्लाई गिना जाएगा। समझ आ गई बात? तो ये था पूरा का पूरा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का। एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि गुड्स के केस में सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 में ये बता रखा है अंडर फॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में कि भाई इन चारों डेट में से कौन सी भी पहले डेट आ रही है
वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। चाहे आपने इनवॉइस पहले इशू किया है या उसकी ड्यू डेट क्या थी या पेमेंट आपको कब मिली, बट पेमेंट की केस में आपको जैसे मैंने बताया कि ये तो हटा ही दिया कि पेमेंट अगर पहले हो रही है तो उस समय टाइम ऑफ सप्लाई नहीं गिना जाएगा गुड्स के केस में। तो मेन ये है कि इनवॉइस या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, इनमें से जो भी पहले डेट आ रही है वही टाइम ऑफ सप्लाई गिना जाएगा। समझ आ गई बात? इनमें से जो भी पहले डेट आ रही है वही टाइम ऑफ सप्लाई गिना जाएगा। एक्चुअल में यही टाइम ऑफ सप्लाई की डेट होती है। पेमेंट की डेट्स अगर पहले आ भी रही है, सपोज करो एडवांस पेमेंट कर दी, कहने का मतलब कि पेमेंट की डेट पहले आ रही है इनमें से, तो कहने का मतलब क्या, एडवांस पेमेंट करी है, बट उस समय टाइम ऑफ सप्लाई नहीं गिना जाएगा, ये गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो मेन डेट एक्चुअल में कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, इनवॉइस की डेट या ड्यू डेट। क्योंकि मेन ये चीज है कि जब भी आपने इनवॉइस इशू करा या उसकी ड्यू डेट क्या थी, वही टाइम ऑफ सप्लाई की डेट आपकी, उसी समय आपको टैक्स लगेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिना कोई देरी के फिर आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर जरूर कर देना ऐसे लोगों के साथ भी। और ऐसी और वीडियोस आती रहेगी, चैनल सब्सक्राइब कर दो, जीएसटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।